रात के 2 बजे का वो समय। जब चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा होता है। हाँ, और इंसान छत की तरफ देखते हुए खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है। बिल्कुल, वो डरा देने वाला सवाल कि क्या मैं अपनी जिंदगी में सच में कुछ बड़ा कर पाऊंगा। सही कहा। ये इनर वॉइस डायरीज का वो पल है जहां एक इंसान की आंतरिक आवाज या तो उसे आगे धकेलती है कि तू कर सकता है, हाँ, या फिर उसे वहीं रोक लेती है, ये कहकर कि तू नहीं कर पाएगा। और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। अक्सर ये मान लिया जाता है कि पैसा और सफलता सिर्फ दिन रात की कड़ी मेहनत का परिणाम है। मतलब अगर कोई 14 घंटे काम कर रहा है तो उसे अमीर होना ही चाहिए, है ना? एकदम सही। लेकिन आज जिन स्रोत सामग्रियों और ब्लूप्रिंट्स पर हम चर्चा कर रहे हैं वे एक बहुत ही अलग सच उजागर करते हैं। और वो सच ये है कि लोग अपनी किस्मत या केवल मेहनत की कमी की वजह से जीवन में संघर्ष नहीं करते। तो फिर वजह क्या है? वजह है उनकी मानसिकता और उनके आय का ढांचा। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन यही है, हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे कोई भी इंसान अपनी मानसिक प्रोग्रामिंग को बदलकर और साथ ही 2025-2026 की आधुनिक एआई रणनीतियों का सही इस्तेमाल करके हाँ, धन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। क्योंकि ये चर्चा केवल पैसे के बारे में नहीं है। तो ये किसके बारे में है? यह उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है जो पैसे को नियंत्रित करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली बात बहुत सटीक है। मैं मानती हूँ कि जब धन निर्माण की बात आती है तो अमूमन लोगों का ध्यान बाहरी दुनिया पर होता है, जैसे कि कौन सा शेयर खरीदें या कौन सी नौकरी करें, है ना? बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी के सिद्धांत एक बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जाते हैं। उनके शोध के अनुसार समाधान इंसान के अंदर है, मतलब उसके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड। एकदम सही। डॉक्टर मर्फी का एक बहुत ही स्पष्ट विचार है कि गरीबी कोई महानता, त्याग या अध्यात्म का प्रतीक नहीं है। अरे तो फिर क्या है? वे इसे एक प्रकार की मानसिक बीमारी मानते हैं। मानसिक बीमारी, ये तो बहुत कड़ा शब्द है। हाँ, लेकिन उनका कहना है कि इसका सही समय पे इलाज किया जाना बहुत जरूरी है। एक पुअर माइंडसेट जो होता है ना, वो हमेशा सुरक्षा खोजता है। मतलब एक ऐसी बंधी बंधाई नौकरी जहाँ कोई जोखिम ना हो। सही कहा। इसके विपरीत एक रिच माइंडसेट हमेशा नए अवसर और परिकलित जोखिम, जिसे हम कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं, बिल्कुल, उसकी तलाश में रहता है। इसे समझाने के लिए डॉक्टर मर्फी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। वे अवचेतन मन की तुलना एक विशाल समुद्री जहाज से करते हैं। और चेतन मन उस जहाज का कप्तान है। हाँ, कप्तान जहाज के इंजन रूम को जो भी निर्देश देता है, जहाज बिना किसी सवाल के उसी दिशा में आगे बढ़ता है। मतलब अवचेतन मन ये नहीं सोचता कि बाहर कितने भयंकर आर्थिक तूफान चल रहे हैं। एकदम सही, वो बस कप्तान के आदेश का पालन करता है। ये जहाज वाला रूपक सच में सोचने पर मजबूर करता है। अगर इसे आज की तकनीकी दुनिया की भाषा में समझा रहा है। हाँ बताइए। तो इंसान का अवचेतन मन बिल्कुल एक स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। अरे वाह, ये तुलना बहुत अच्छी है ना? अब कल्पना कीजिए, बचपन से किसी इंसान ने ये सुना है कि पैसा तो सारी बुराई की जड़ है, या फिर अमीर लोग लालची होते हैं। बिल्कुल। ये बातें उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक पुराने वायरस की तरह बैठ जाती हैं। और फिर अब वो इंसान बाहर से चाहे जितनी भी नई कड़ी मेहनत वाली एप्स इंस्टॉल कर ले या मोटिवेशनल वीडियो देख ले, हाँ, लेकिन जैसे ही वो सफलता के करीब पहुंचेगा उसका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। क्योंकि वो पुरानी कंडीशनिंग उसे उस मुकाम तक पहुंचने ही नहीं देगी। एकदम सही। और मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी, इस मनोवैज्ञानिक सिस्टम में एक और बहुत ही खतरनाक वायरस होता है। कौन सा? जिसका जिक्र स्रोतों में बार बार आया है, ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब जलन। हाँ, अक्सर जब कोई इंसान किसी दूसरे की सफलता, उसकी नई गाड़ी या उसके बढ़ते व्यापार को देखकर ईर्ष्या महसूस करता है तो उसे लगता है कि वो सिर्फ उस व्यक्ति से नफरत कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन न्यूरोसाइंस के नजरिए से कहानी कुछ और ही है। अच्छा, तो असल में क्या हो रहा होता है? जब ईर्ष्या होती है तो इंसान अवचेतन रूप से उस धन का विरोध कर रहा होता है जिसे वो खुद पाना चाहता है। ये तो बहुत अजीब विरोधाभास है। इसे मस्तिष्क के एमिगडाला से जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एमिगडाला? हाँ, एमिगडाला हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो भावनाओं और मुख्य रूप से खतरे को प्रोसेस करता है। समझ रहा हूँ। तो जब मन में पैसे के प्रति नकारात्मक भावनाएं होती हैं तो उसका एमिगडाला पैसे को एक खतरा या नेगेटिव चीज के रूप में देखने लगता है। अरे बाप रे, मतलब दिमाग खुद ही पैसे को दूर भगाने लगता है।
एकदम सही। परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति अनजाने में उन वित्तीय अवसरों को खुद से दूर धकेल देता है जो उसे अमीर बना सकते थे। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि हमारी भावनाएं ही पैसे के प्रति हमारे व्यवहार को तय करती हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा होता है। पूछिए। ये बात तो समझ में आती है कि नकारात्मक भावनाएं और वायरस दिमाग में होते हैं, लेकिन क्या इस पुरानी कंडीशनिंग को सच में ठीक किया जा सकता है? हाँ, स्रोतों में इस मानसिकता को बदलने के लिए कुछ व्यवहारिक तकनीकों का उल्लेख है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर स्लीप तकनीक। स्लीप तकनीक, ये क्या है? इसमें बताया गया है कि इंसान के जागने और सोने के बीच का वो जो छोटा सा समय होता है, जिसे अक्सर अल्फा या थीटा स्टेट कहा जाता है। बिल्कुल, उस समय अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। सुझाव दिया गया है कि इस दौरान सकारात्मक कथनों का अभ्यास करना चाहिए। मतलब एफर्मेशंस, जैसे मन में ये दोहराना कि मैं सफलता और अमीरी के पूरी तरह से लायक हूँ। हाँ, इसके साथ ही एक कृतज्ञता जर्नल लिखने की बात भी कही गई है। ग्रैटिट्यूड जर्नल। हाँ, ताकि इंसान कमी की मानसिकता से बाहर निकलकर बहुतायत की मानसिकता में आ सके। मतलब स्कार्सिटी से अबंडेंस की तरफ। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, क्या सच में ऐसा होता है? मतलब? मेरा मतलब है, क्या सिर्फ रात में सोने से पहले अच्छी अच्छी बातें सोचने और ब्रह्मांड का धन्यवाद करने से किसी का बैंक बैलेंस बढ़ सकता है? ये सवाल बहुत लाजमी है, क्योंकि कई बार लगता है कि क्या ये सब सिर्फ एक भ्रम या ख्याली पुलाव नहीं है? इस तरह का संशय होना बिल्कुल स्वाभाविक है, और इसका सीधा जवाब ये है कि केवल विचार या सकारात्मक कथन बैंक में पैसा नहीं आते। तो फिर इन तकनीकों का क्या फायदा? ये तकनीकें केवल उस ऑपरेटिंग सिस्टम के वायरस को हटाने का काम करती हैं। अच्छा, तो ये एक नींव तैयार करती हैं? एकदम सही। ये एक मजबूत नींव बनाती हैं, ताकि जब अवसर आए तो एमिगडाला उसे खतरा न माने। लेकिन इस नींव के ऊपर जो इमारत खड़ी होती है, वो कैसे बनेगी? वह प्रथम सिद्धांत सोच और वास्तविक दुनिया के एक्शन से बनती है। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। प्रथम सिद्धांत सोच का मतलब है किसी भी समस्या या धारणा को उसके सबसे बुनियादी सच तक तोड़ना। जैसे कोई उदाहरण? जैसे ये सोचना कि मुझे ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक बड़ी डिग्री चाहिए, एक धारणा है। हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन इसका बुनियादी सच ये है कि मुझे एक ऐसा कौशल चाहिए जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हों, चाहे वो डिग्री से आए या इंटरनेट से। बिल्कुल। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि सही मानसिकता के बाद सबसे बड़ी चीज जो मायने रखती है वो है काम शुरू करने की गति। मतलब एग्जीक्यूशन स्पीड। हाँ, ज्यादा सोचना और एक्शन न लेना सबसे बड़ा नुकसान है। ये बात तो वॉरेन बफे के उस इनर स्कोर कार्ड सिद्धांत से बहुत गहराई से जुड़ती है। इनर स्कोर कार्ड? हाँ, इसका मतलब है कि दुनिया, समाज या सोशल मीडिया क्या सोचता है, इसकी परवाह किए बिना अपनी सफलता को अपने खुद के मानकों पर मापना। ये आज के दिखावे वाले दौर में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जहां लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए कर्ज लेकर चीजें खरीदते हैं, वहां ये इनर स्कोर कार्ड होना चाहिए। क्योंकि जब इंसान इस लोग क्या कहेंगे के डर से बाहर निकलता है, तभी वो नए अवसरों की तरफ देख पाता है। एकदम सही कहा। और अगर हम 2025-2026 की नई अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर गौर करें तो ये बदलाव और भी स्पष्ट हो जाता है। आंकड़े क्या कहते हैं? डेटा एक बहुत ही अलग कहानी बयां कर रहा है। आज टियर 1 शहरों में एक औसत भारतीय कर्मचारी का वार्षिक वेतन लगभग 8 लाख रुपए के आसपास है। 8 लाख। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग ग्लोबल आर्बिट्राज का उपयोग कर रहे हैं, उनकी आय का स्तर बिल्कुल अलग है। ग्लोबल आर्बिट्राज? ये श्रोताओं के लिए समझना दिलचस्प होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई व्यक्ति भारत के किसी छोटे शहर में बैठकर काम कर रहा है, जहां रहने का खर्च काफी कम है। हाँ, लेकिन वो अपनी सेवाएं अमेरिका या यूरोप के क्लाइंट्स को दे रहा तो है। उसकी कमाई मजबूत मुद्रा यानी डॉलर में हो रही है। बिल्कुल। ऐसे उच्च आय वाले कौशल रखने वाले युवा 80 लाख रुपए से ज्यादा सालाना कमा रहे हैं। 80 लाख? ये तो 10 गुना का अंतर है। हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और विशेषकर जनरेटिव एआई जैसे क्षेत्रों में, जहां मशीनें टेक्स्ट या कोड बनाती हैं। सही कहा, वहाँ काम करने वालों को बाजार में 40% का अतिरिक्त प्रीमियम मिल रहा है। ये तो सच में एक पूरी तरह से नई अर्थव्यवस्था है। एकदम। इन आंकड़ों को अगर हम किसी इंसान की वास्तविक जिंदगी से जोड़कर देखें तो इनर वॉइस डायरीज के अमन की कहानी एक बेहतरीन उदाहरण है। अमन की कहानी, उसमें क्या खास है? अमन ने पारंपरिक रास्तों पर चलने के बजाय डिजिटल मार्केटिंग सीखी।
अच्छा। उसने सिर्फ 30 दिन तक इंटरनेट से इस कौशल को सीखा और अगले 60 दिन तक बिना किसी पैसे के छोटे व्यवसायों के लिए काम किया। मतलब उसने खुद की प्रैक्टिस की और पोर्टफोलियो बनाया। बिल्कुल। और मात्र 1 साल के भीतर वो 2 लाख रुपए प्रति महीने की आय तक पहुंच गया। अरे वाह! ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब इंसान घंटों तक दूसरों के वीडियो देखकर सिर्फ एक उपभोक्ता बने रहने के बजाय खुद कुछ बनाने वाला यानी निर्माता बन जाता है, हाँ, कंज्यूमर से क्रिएटर बन जाता है, तो उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। अमन की ये जो उपभोक्ता से निर्माता बनने की यात्रा है, यही आज की अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र है। बिल्कुल सही। अब सवाल ये आता है कि इन उच्च आय वाले कौशलों को एक स्थिर व्यवसाय में कैसे बदला जाए। इसका कोई मॉडल है क्या? हाँ, इसका एक बहुत ही शक्तिशाली मॉडल है AI ऑटोमेशन एजेंसी, जिसे AAA कहा जाता है। AAA ये कैसे काम करता है? 2025-2026 के बाजार विश्लेषण के अनुसार छोटे व्यवसायों को AI की बहुत जरूरत है। जैसे कोई क्लिनिक या रियल एस्टेट एजेंट? एकदम सही। वो चाहते हैं कि उनके ग्राहकों के सवालों का जवाब तुरंत मिले, लेकिन उनके पास खुद की तकनीकी टीम नहीं होती। तो यहीं पर एक नया अवसर पैदा होता है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा कंप्यूटर इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है। ये कैसे संभव है? स्रोत विस्तार से बताते हैं कि वॉइस फ्लो और make.com जैसे नो कोड उपकरणों का उपयोग करके कोई भी आसानी से AI चैटबॉट बना सकता है। मतलब कोडिंग की जरूरत ही नहीं? बिल्कुल नहीं। इन उपकरणों में कोडिंग की जगह सिर्फ लॉजिक और ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल होता है। क्या बात है! एक बार जब कोई युवा किसी क्लिनिक के लिए ऐसा चैटबॉट बना देता है, तो वो न केवल उसे बनाने का पैसा लेता है, बल्कि हर महीने उसे चलाने के लिए एक फिक्स्ड फीस भी लेता है। हाँ, तकनीकी भाषा में इसे SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल कहा जाता है। मतलब काम एक बार किया जाता है, लेकिन आमदनी हर महीने होती है। एकदम सही। इस पूरे मॉडल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसे कहीं से भी चलाया जा सकता है। हाँ, ये बहुत बड़ा फायदा है। एक बहुत बड़ा मिथक ये रहा है कि अगर किसी को अमीर बनना है तो उसे बैंगलोर या मुंबई जैसे महानगरों की ओर ही जाना होगा। लेकिन अब तो चीजें बदल रही हैं। बहुत तेजी से 2025 में जो रिवर्स माइग्रेशन की लहर देखने को मिल रही है, उसने इस धारणा को पूरी तरह से पलट दिया है। रिवर्स माइग्रेशन मतलब लोग वापस छोटे शहरों में जा रहे हैं। हाँ, लोग अब महानगरों की भीड़ और महंगे जीवन से वापस अपने टियर 2 और टियर 3 शहरों की ओर जा रहे हैं। क्योंकि इंटरनेट तो हर जगह समान है। बिल्कुल। और छोटे शहरों में संचालन लागत बहुत कम होती है, इसलिए ये शहर अब स्टार्टअप्स के नए केंद्र बन रहे हैं। इसे तो एक मूक क्रांति कहा जा रहा है। हाँ, और मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना और मुद्रा लोन्स के तहत बिना किसी बैंक गारंटी के 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण आसानी से मिल रहा है। अरे वाह! ताकि छोटे शहरों के युवा अपना व्यवसाय खड़ा कर सकें। एकदम सही। अगर में से एक रूपक के जरिए समझा जाए तो ये बिल्कुल रेगिस्तान में पानी खोजने जैसा है। वो कैसे? पहले ऐसा माना जाता था कि अगर किसी को पानी चाहिए तो उसे मीलों दूर समंदर यानी महानगरों तक जाना ही पड़ेगा। हाँ, सही कहा। लेकिन आज AI, इंटरनेट और सही सरकारी योजनाओं के साथ इंसान को समंदर तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब वो अपने ही शहर में कुआं खोद सकता है। बिल्कुल। स्वायत्त रोबोट्स के संजीव शर्मा की कहानी इसका जीता जागता सबूत है। संजीव शर्मा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भोपाल और ग्वालियर जैसे क्षेत्र में मात्र 30 लाख रुपए के शुरुआती निवेश के साथ अपनी कंपनी शुरू की। सिर्फ 30 लाख में? हाँ। दुनिया की बड़ी कंपनियां जहां ऑटोनोमस ड्राइविंग के लिए करोड़ों के महंगे लीडार सेंसर का इस्तेमाल करती हैं, वहां संजीव ने क्या किया? संजीव ने प्रथम सिद्धांत सोच का उपयोग करते हुए केवल कैमरों और बेहतरीन एल्गोरिथम के दम पर लेवल 5 ऑटोनोमस ड्राइविंग तकनीक बना दी। अरे बाप रे, ये तो कमाल है। और ये तकनीक अब वैश्विक कंपनियों को सीधी टक्कर दे रही है। ये तो बहुत ही प्रेरणादायक है। इसी तरह खाड़ीगी की उमंग श्रीधर का उदाहरण भी है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे किशनगंज से अपनी शुरुआत की और आज खादी पर डिजिटल प्रिंटिंग के जरिए 1500 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया है। 1500 महिलाएं, ये तो एक पूरा साम्राज्य खड़ा करने जैसा है। बिल्कुल। द कबाड़ीवाला की कहानी भी इसी टियर 2 क्रांति का हिस्सा है। ये सभी कहानियां केवल व्यावसायिक सफलता की कहानियां नहीं हैं। तो क्या है? ये इंसानी जज्बे और अदम्य साहस का प्रमाण है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जब हम इन वास्तविक अनुभवों का विश्लेषण करते हैं तो एक सिद्धांत उभर कर आता है। कौन सा सिद्धांत? जिसे पेन टू पावर का नियम कहा जा सकता है। पेन टू पावर मतलब दर्द से ताकत तक? हाँ,
इसका मतलब है कि जितना गहरा संघर्ष होता है, सफलता की भूख उतनी ही बड़ी होती है। मकॉप के संस्थापकों की सफलता को ही देख लीजिए। मकॉप? हाँ, सूर्य मिड्ढा, आदर्श हिरेमठ और ब्रेंडन फूडी, इन तीनों बचपन के दोस्तों ने देखा कि पारंपरिक हायरिंग प्रक्रिया पूरी तरह से टूटी हुई है। मतलब कंपनियों के लिए लाखों रिज्यूमे पढ़ना तो असंभव ही है। बिल्कुल। उन्होंने फिर से प्रथम सिद्धांत सोच लगाई और एक AI संचालित रिक्रूटिंग सिस्टम बनाया जो खुद इंटरव्यू ले सकता है। हाँ, और इस समाधान ने उन्हें मात्र 22 साल की उम्र में $10 बिलियन यानी लगभग 83,000 करोड़ रुपए के मूल्यांकन तक पहुंचा दिया। 83,000 करोड़ 22 साल की उम्र में? हाँ, उन्होंने मार्क जुकरबर्ग के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। ये तो सच में चौंकाने वाला है। और भारत के भीतर जेप्टो के आदित्य और कैविलियर ने भी ये साबित कर दिया है। हाँ, वो दोनों भी तो 22-30 साल की है। बिल्कुल। और उन्होंने 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी जैसी जटिल लॉजिस्टिक्स को सुलझा दिया। ये तकनीकी दुनिया के चमत्कार तो अपनी जगह हैं, लेकिन स्रोत कुछ ऐसी कहानियों की ओर भी ध्यान खींचते हैं जहां संघर्ष अपनी चरम सीमा पर था। जैसे कि कल्पना सरोज की कहानी। इसे अक्सर भारत की वास्तविक स्लमडॉग मिलियनेयर कहानी कहा जाता है। मैंने इनके बारे में सुना है। एक बेहद गरीब दलित पृष्ठभूमि से आना, मात्र 12 साल की उम्र में बाल विवाह का दंश झेलना और भयानक शोषण भी सहना पड़ा था उन्हें। हाँ, यहाँ तक कि जिंदगी से हार मानकर उन्होंने आत्महत्या का प्रयास भी किया था। कोई भी इंसान ऐसी स्थिति में टूट सकता है, लेकिन उन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रीप्रोग्राम किया। कैसे? उन्होंने सरकारी ऋण का उपयोग करके एक छोटी सी सिलाई मशीन से शुरुआत की, फिर फर्नीचर का काम किया और अपनी सूझबूझ से कमानी ट्यूब्स जैसी विशाल कंपनी को खरीद लिया। हाँ, जो कि कर्ज में डूबी थी, उसे मुनाफे में ला दिया और उसकी CEO बनी। ये सच में पेन टू पावर का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी तरह राजेश मंडोरा की कहानी है। राजेश मंडोरा, जो कभी मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन इलाके की सड़कों पर सोए, पेट पालने के लिए कबाड़ का काम किया और आज 27,000 वर्ग फुट की प्रिंस ग्राफिक्स जैसी बड़ी कंपनी के मालिक हैं। जब कल्पना सरोज और राजेश मंडोरा जैसी कहानियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने आता है। क्या है वो कॉन्सेप्ट? आइडेंटिटी चेंज या अपनी पहचान का बदलाव। मतलब खुद को देखने का नजरिया बदलना? एकदम सही। यह केवल पैसे या बाहरी संसाधनों का खेल नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति खुद को गरीब, असहाय या पीड़ित समझता रहता है तो उसके एक्शंस और फैसले भी उसी दायरे में सिमटे रहते हैं। बिल्कुल, वो हमेशा बचाव की मुद्रा में खेलता है। लेकिन जब इंसान अपनी पहचान को भीतर से बदल लेता है, जब वो यह मान लेता है कि मैं परिस्थितियों का मारा हुआ नहीं बल्कि परिस्थितियों को बदलने वाला निर्माता हूँ, तब उसका नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। हाँ, यह आइडेंटिटी चेंज ही वो असली पावर है जो दर्द को सफलता में बदल देती है। इनर वॉइस डायरीज के रोहित की कहानी भी तो बिल्कुल इसी आइडेंटिटी चेंज को दर्शाती है। अच्छा, रोहित की क्या कहानी है? एक छोटे शहर का 23 साल का लड़का, जिस पर परिवार और रिश्तेदारों का भारी दबाव था कि कोई सुरक्षित नौकरी कर ले। ऐसा तो भारत में बहुत आम है। हाँ, जब वो कंप्यूटर पर काम करता था तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि ये सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। फिर उसने क्या किया? उसने रात के 2 बजे वाली अपनी उस इनर वॉइस को सुना जिसने कहा था, तू इसके लिए नहीं बना है, तू और ज्यादा कर सकता है। अरे वाह! उसने बाहर की आवाजों को म्यूट किया, वीडियो एडिटिंग सीखी और महीनों तक बिना किसी पैसे के मेहनत की। और आज क्या स्थिति है? आज वो 1 लाख रुपए प्रति महीने कमा रहा है। उसने अपनी पहचान एक बेरोजगार युवा से एक कुशल वीडियो एडिटर के रूप में बदल ली। क्या बात है! मैं मानती हूँ कि इन सभी चर्चाओं और वास्तविक जीवन की कहानियों को अगर एक साथ रखकर देखा जाए तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है। कैसी तस्वीर? आज के समय में पैसे को अपनी तरफ आकर्षित करना केवल किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करता। मतलब ये केवल AI सीख लेने या रिमोट वर्क खोजने से नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। सफलता असल में 2 चीजों का एक बहुत ही सटीक संगम है। वो 2 चीजें क्या हैं? पहला, इंसान की आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग, जहां वो ईर्ष्या को छोड़कर बहुतायत की मानसिकता अपनाता है। और दूसरा, बाहरी तकनीकी शक्ति, जहां वो आधुनिक उपकरणों और कौशलों का लाभ उठाता है। तो जब ये दोनों चीजें एक साथ काम करती हैं, तभी वास्तविक धन का निर्माण होता है। एकदम सही। ये एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष है। अंदर की वायरिंग और बाहर के टूल्स, यही है वो ब्लूप्रिंट जिसकी तलाश सबको है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए स्रोतों में एक ऐसा विचार भी दिया गया है जिस पर अभी तक हमने बात नहीं की है।
अच्छा, वो क्या है? ये इस पूरी पहेली का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे मनी फ्लो सिद्धांत कहा गया है। मनी फ्लो सिद्धांत? हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि पैसा बिल्कुल बहते हुए पानी की तरह एक तटस्थ ऊर्जा है, एक न्यूट्रल एनर्जी। पानी का स्वभाव तो बहना है। बिल्कुल। और अगर कोई इंसान डर, असुरक्षा या कमी की मानसिकता के कारण पानी को एक जगह रोककर यानी पैसे को होल्ड करके रखेगा, तो वो पानी सड़ने लगेगा। एकदम सही। लेकिन अगर वो इंसान उस पानी को बहने देगा, उसे सर्कुलेट करेगा, अपने नए कौशलों पर निवेश करेगा, तो वो ऊर्जा कई गुना बढ़कर वापस आएगी। हाँ, तो श्रोताओं, आइए एक बार फिर से रात के 2 बजे वाले उस सन्नाटे की तरफ लौटते हैं। जब अगली बार वो आंतरिक आवाज गूंजे, तो खुद से यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है, कहीं उस इनर वॉइस की नकारात्मकता, वो पुराना वायरस जो कहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या पैसा बचाना ही सब कुछ है, कहीं वो खुद ही तो धन और सफलता के उस प्राकृतिक प्रवाह को ब्लॉक तो नहीं कर रहा है? क्या वो डर उस बहते हुए पानी को सड़ा तो नहीं रहा है? शायद अब वक्त आ गया है कि इंसान अपने अंदर के उस ऑपरेटिंग सिस्टम का गहराई से विश्लेषण करे, उस पुराने वायरस को हमेशा के लिए डिलीट करे और अपनी इनर वॉइस को बहुतायत और निर्माण की एक नई दिशा दे। सच में सोचने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं।